Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Mehwi Saif, consultant gynecologist and obstetrician. I have done MCPS and FCPS in gynae and obs. Today I will discuss with you diabetes in pregnancy. Actually, this video has been made for medical students. बट ये मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर कोई भी डायबिटीज इन प्रेगनेंसी या गेस्टेशनल डायबिटीज भी कहते हैं के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहे तो इस वीडियो से आसानी से इंफॉर्मेशन ले सकता है। मेडिकल स्टूडेंट भी बेनिफिट ले सकते हैं और दूसरे कोई जनरल पॉपुलेशन भी कोई बेनिफिट लेना चाहे, कुछ सीखना चाहे इस प्रेजेंटेशन से तो सीख सकते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हमने गेस्टेशनल डायबिटीज को डिफ्रेंशिएट करना है प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज के साथ, such as type 1 diabetes and type 2 diabetes in pregnancy. सेकेंड ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हमने इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को रिकॉग्नाइज करना है कि हाइपरग्लाइसीमिया का कंट्रोल प्रेगनेंसी के एंटीनेटल पीरियड में, डिलीवरी एंड लेबर पीरियड में एंड पोस्टपार्टम पीरियड में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमने उसे कैसे करना है। नाउ डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी की कैटेगरीज क्या है? प्री गेस्टेशनल डायबिटीज़ है जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ है एंड टाइप 2 डायबिटीज है, एंड गेस्टेशनल डायबिटीज जिसे हम कहते हैं कि जो डायबिटीज जो प्रेगनेंसी में हो जाती है ना उसे गेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। मोस्टली ये 20 वीक्स के बाद डायग्नोज होती है। जो टाइप 1 डायबिटीज है ना ये प्रेगनेंसी से पहले ही पेशेंट डायबिटिक होता है और मोस्टली ये पेशेंट इंसुलिन के ऊपर ही होता है सिंस डायग्नोसिस। जो टाइप 2 डायबिटीज है ये भी अडल्टहुड में ही डायग्नोज होती है, प्रेगनेंसी से पहले ही होती है। समटाइम पेशेंट इंसुलिन के ऊपर होता है, समटाइम उसका ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट पे बहुत अच्छा कंट्रोल होता है इस डायबिटीज का ना। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ डायबिटीज इन प्रेगनेंसी, you know up to 20% of pregnant women develop gestational diabetes mellitus. 20% जो प्रेग्नेंट वुमेन है ना उनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो जाती है। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है? कंसेप्शन और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होगी तो मिसकैरेजेस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। फीटस में मेल फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, कार्डिक मेल फॉर्मेशन है, सेक्रेट एजेंसीज है, इस तरह की मेल फॉर्मेशन हो जाती है अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होगी। सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर की रिस्क है, मैक्रोसोमिया डेवलप हो जाता है सेकंड ट्राइमेस्टर में अनकंट्रोल्ड डायबिटीज की वजह से। मैक्रोसोमिया की वजह से सिजेरियन सेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। शोल्डर डिस्टोशिया अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो शोल्डर डिस्टोशिया का रिस्क बढ़ जाता है। बर्थ इंजरी हो जाती है उसकी वजह से। अनएक्सप्लेन आईयूडी एंड स्टिल बर्थ के चांसेस बढ़ जाते हैं अनकंट्रोल्ड डायबिटीज की वजह से। न्यूनेटल मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं बर्थ के, सच एज हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, पॉलीसाइथीमिया। ये सब कॉम्प्लिकेशंस जो है ना, हाइपोथर्मिया वाला, ये सब अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है तो फीटस को बर्थ पे फेस करनी पड़ती है। प्रीक्लेम्शिया एंड पॉलीहाइड्रोमियास उन प्रेगनेंसीज में बहुत कॉमन है जो जिनमें डायबिटीज होती है प्रेगनेंसी में। अगर हम ट्रीटमेंट टाइमली स्टार्ट कर देंगे ना तो इनकी जो प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस है ना इनके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए ग्लाइसीमिक कंट्रोल जो है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में। अब डायबिटीज के गेस्टेशनल डायबिटीज के क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? एज ग्रेटर देन 35 ईयर्स है, हाई रिस्क पॉपुलेशन सच एज अफ्रीकन, अरेबियन, साउथ एशियन, हाई रिस्क पॉपुलेशन इनमें प्रेगनेंसी में डायबिटीज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सच पेशेंट जो कोर्टिकोस्टेरॉइड की मेडिकेशन ले रहे हैं, स्टेरॉइड के ऊपर हैं, उनमें भी डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर पेशेंट का बीएमआई ग्रेटर देन 30 kg पर मीटर स्क्वायर है तो 20 पेशेंट है उसमें भी डायबिटीज के चांसेस ज्यादा हैं। अगर उसको प्रीवियस डायबिटीज है तो प्रेगनेंसी में भी डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा है। प्रीवियस प्रेगनेंसी में डायबिटीज की हिस्ट्री है, अगर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, फैमिली हिस्ट्री है टाइप 2 डायबिटीज की, और अगर पेशेंट ने प्रीवियस किसी प्रेगनेंसी में एक बेबी को बर्थ दिया है जिसका वेट ग्रेटर देन 4 kg है तो भी इस नेक्स्ट प्रेगनेंसी में डायबिटीज के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ जीडीएम इज डायग्नोज। कैसे डायग्नोज करें इसको? आर हाई रिस्क पॉपुलेशन, मैंने आपको हाई रिस्क पहले ही एक्सप्लेन कर दिए कौन सी हैं, सच एज टाइप 2 डायबिटीज है, हाई रिस्क पॉपुलेशन है, कोर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन पे है, प्रीवियस हिस्ट्री है डायबिटीज की, प्री डायबिटिक्स हैं और उनकी एज ग्रेटर देन 35 ईयर है पेशेंट की, मैक्रोसोमिक इन्फेंट है पेशेंट के पिछले प्रेगनेंसी में। तो अब उसको हमने 24 से 28 वीक्स पे स्पेशली हमने स्क्रीन करना है उसको डायबिटीज के लिए, किस प्रेगनेंसी में डायबिटीज तो नहीं है उसको। इसके लिए हमने क्या करना है, कुछ टेस्ट होते हैं हमारे पास वो करवाने हैं, सच एज 50 ग्राम ओरल ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट है, ठीक है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। पेशेंट को ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट करवाने के लिए कहते हैं तो पेशेंट करवाता है तो फिर हम ब्लड शुगर लेवल मेजर करते हैं लेटर देन 1 आवर।
अगर ब्लड शुगर लेवल लेस देन 7.8 मिलीमोल पर लीटर होगा तो ये नॉर्मल रेंज में है, पेशेंट को डायबिटीज नहीं है। अगर ब्लड शुगर लेवल जो है ना 7.8 से 11 मिलीमोल पर लीटर के दरमियान है तो पेशेंट ग्रे जोन में लाई करती है, ग्रे जोन में। इसमें फिर आपको क्या करना होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट और कंफर्मेटरी टेस्ट करवाना होता है, सच एज ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। 75 ग्राम ओरल ग्लूकोज देते हैं पेशेंट को, फिर उसके लेवल मेजर करते हैं। और अगर पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल जो है वो 11.1 मिलीमोल पर लीटर से ज्यादा है तो वो कंफर्म गेस्टेशनल डायबिटीज है पेशेंट को ना, मतलब डायबिटीज डेवलप हो चुकी है पेशेंट को, फिर कंफर्म डायग्नोस्टिक टेस्ट की जरूरत नहीं है पेशेंट की। अब हमारे पास ना टारगेट लेवल है कि हमने ब्लड शुगर लेवल को किस टारगेट पे रखना है, कौन से आइडियल लेवल है हमारे पास। फास्टिंग जो ब्लड शुगर लेवल है ना वो लेस देन 5.3 मिलीमोल पर लीटर होना चाहिए। 1 आवर पोस्ट प्रेंडियल लेवल लेस देन 7.8 मिलीमोल पर लीटर होना चाहिए। 2 आवर पोस्ट प्रेंडियल लेवल जो है ना 6.7 मिलीमोल पर लीटर से लेस देन होना चाहिए, ठीक है। अब वाई दीज टारगेट्स, कॉम्प्लिकेशन इंक्रीज अबव दिस लेवल। अगर हम इस लेवल से ब्लड शुगर लेवल को बढ़ने देंगे ना तो कॉम्प्लिकेशन इंक्रीज कर जाएंगी, जो रिस्क है मदर को भी और फीटस को भी वो इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर लेवल शुड बी मेजर्ड। ये इस स्टडीज रिवील करती हैं कि जो पोस्ट प्रेंडियल लेवल है ना वो फीटस की ग्रोथ पे ज्यादा अफेक्ट करते हैं, इसलिए हम पोस्ट प्रेंडियल लेवल लाजमी मेजर करते हैं और उन पे ज्यादा रिलाई करते हैं। अब पेशेंट की जो मैनेजमेंट है वो लाई करती है एंटीडल पीरियड में, पोस्ट इंट्रापार्टम लेबर एंड डिलीवरी में एंड पोस्टपार्टम पीरियड में हमने पेशेंट को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। नाउ एंटीडल मैनेजमेंट, सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ लेके जाते हैं। डाइट एंड एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने पेशेंट की डाइट कंट्रोल करनी है और उसको एक्सरसाइज के लिए गाइड करना है। न्यूट्रिशनल गोल्स होने चाहिए हमारे पास, पेशेंट की हमने डाइट कैसे कंट्रोल करनी है, हमने यूग्लाइसीमिया प्रमोट करना है, नाइदर हाइपोग्लाइसीमिया नोर हाइपोग्लाइसीमिया। आपने यूग्लाइसीमिया को प्रमोट करना है। एप्रोप्रिएट वेट गेन होना चाहिए पेशेंट का, पेशेंट ना बहुत ज्यादा ओवर वेट हो ना वो बहुत ज्यादा लो वेट हो उसका, ठीक है। एडुकेट उसका न्यूट्रिशनल इनटेक होना चाहिए। मील प्लानिंग के लिए स्पेशली डाइटिशियन को उसको कंसल्ट करना चाहिए। डाइटिशियन के साथ अपने वेट के अकॉर्डिंगली अपना डाइट चार्ट उसको बनवाना चाहिए। डाइट चार्ट बनेगा, उसको प्रॉपर मील लेने हैं, 6 मील्स लेने हैं, स्नैक कुछ मील प्रॉपर मील है, कुछ स्नैक फॉर्म में मील है, ठीक है। हाइपोकैलोरिक एंड कीटोजेनिक डाइट्स नॉट रिकमेंडेड। ये हम हाइपोकैलोरिक और कीटोजेनिक डाइट्स को रिकमेंडेड नहीं करते प्रेगनेंसी में, क्योंकि हम हमारे पास न्यूट्रिशनल गोल्स है। मैं आपको डाइट चार्ट दिखाती हूँ, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो पेशेंट डायबिटिक पेशेंट बिल्कुल भी नहीं ले सकते, कुछ जो है वो सम टाइम ले सकते हैं, कम मिकदार में ले सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो पेशेंट बहुत इजीली ले सकते हैं। ये जो गोल्स है ना न्यूट्रिशनल गोल्स, वो डाइटिशियन के साथ मिलकर पेशेंट ने अपने सेट करने हैं और अपना प्रॉपर डाइट चार्ट उसको फॉलो करना है और हेल्थी लाइफस्टाइल उसने अपना मेंटेन करना है। कैलोरीज इनटेक, कैलोरीज इनटेक मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में। ये हर पेशेंट का वेट के अकॉर्डिंगली वेरी करता है। अगर पेशेंट ओवर वेट है तो उसकी कैलोरीज उसके अकॉर्डिंगली हम सेट करेंगे, और अगर पेशेंट अंडर वेट है, उसका वेट बहुत ज्यादा नहीं है, ओबेसिटी कैटेगरी में नहीं आती, तो फिर उसकी कैलोरीज उसकी नीड के अकॉर्डिंगली सेट होंगी। ये वो डाइटिशियन के साथ या न्यूट्रिशनल के साथ मिलके ना पेशेंट सेट करेगा। अगर डाइट से और एक्सरसाइज से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से पेशेंट की डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है, तो हमें मेडिसिन की तरफ जाना पड़ेगा। फिर हम ओरल एजेंट्स आते हैं, ओरल एजेंट्स में मेटफॉर्मिन जिसे हम ग्लूकोफेज भी कहते हैं, ठीक है। ये एक प्रेगनेंसी में सेफ कैटेगरी में आता है। पेशेंट को कोई मेटफॉर्मिन के एडवर्स इफेक्ट प्रेगनेंसी में नहीं आए अभी तक। आप इसको इजीली यूज करा सकते हैं। प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, लेस मेटरनल वेट गेन और लेस न्यूट्रल हाइपोग्लाइसीमिया करता है, कि पेशेंट के लिए सूटेबल है। अगर इससे उसका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होते हैं तो वेल एंड गुड। अगर मेटफॉर्मिन से ग्लूकोफेज, जिसे हम ग्लूकोफेज कहते हैं, और जो ओरल एजेंट्स हैं उनसे पेशेंट की डायबिटीज कंट्रोल नहीं होती है, तो फिर हम इंसुलिन की तरफ जाते हैं। इंसुलिन डिफरेंट टाइप्स की हैं, सच एज रैपिड एक्टिंग है, शॉर्ट एक्टिंग है, इंटरमीडिएट एक्टिंग है एंड लॉन्ग एक्टिंग है। इंसुलिन भी जो है ना पेशेंट की उसके ब्लड शुगर लेवल के अकॉर्डिंगली हम इंसुलिन की डोज एडजस्ट करते हैं। इसमें हम एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करते हैं सम टाइम, और फिर हम उसकी डोज के मुताबिक ब्लड शुगर लेवल के मुताबिक एक डोज पेशेंट की सेट कर दी जाती है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमने पेशेंट को ना हाइपोग्लाइसीमिया के लिए भी काउंसल करना है। हमने पेशेंट को बताना है कि हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स क्या हैं। समटाइम जब शुरू में ब्लड शुगर लेवल हम ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद हम पेशेंट को इंसुलिन या ओरल हाइपोग्लाइसीमिक पे
और डाइट चार्ट की तरफ काउंसल करते हैं तो पेशेंट समटाइम हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाता है। उसकी सिम्टम्स आपने पेशेंट को बतानी है, सच एज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, सीजर है, डिजीनेस है, स्वेटिंग है। तो आपने पेशेंट को इसके लिए हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपने उसको गाइड करना है। अगर तो स्वेयर हाइपोग्लाइसीमिया की सिम्टम्स आ रही हैं तो आपने मेडिकल इमरजेंसी, मेडिकल डॉक्टर्स को आपने कॉल करना है पेशेंट के सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली। अगर पेशेंट एनपीओ है और मतलब ओरल इनटेक नहीं ले रहा, उसे हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, तो आपने आईवी डेक्सट्रोज से इसकी ट्रीटमेंट करनी है। और कैपली ब्लड ग्लूकोज लेवल आपने देखना है, अगर वो 2.2 से 3.7 मिलीमोल पर लीटर है तो आपने 25 ml डेक्सट्रोज वाटर उसको देना है। और अगर वो लेस देन 2.2 मिलीमोल पर लीटर है तो आपने 50 ml डेक्सट्रोज वाटर देना है। और आपने मेडिकल बेटर यही है कि आप मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को अपनाएं और आप ना मेडिकल टीम को इन्वॉल्व करें साथ। नेक्स्ट जो है ना वो लेबर एंड डिलीवरी। आपके पास लेबर और डिलीवरी यानी इंट्रापार्टम पीरियड में एक ब्लड शुगर लेवल का जो है ना गोल है कि आपने इतना 4 to 7 मिलीमोल पर लीटर पे आपने ब्लड शुगर लेवल को रखना है। आपका ब्लड शुगर लेवल इस इन बिटवीन 4 to 7 मिलीमोल पर लीटर होना चाहिए। आपने मैटरनल हाइपोग्लाइसीमिया को भी अवॉइड करना है और मैटरनल हाइपरग्लाइसीमिया को भी अवॉइड करना है। अगर आप यूग्लाइसीमिक स्टेट रखेंगे ना तो पेशेंट की न्यूनल कॉम्प्लिकेशन और मैटरनल कॉम्प्लिकेशन बहुत कम हो जाएंगी। अगर तो देखिए अब आप एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि न्यूनल हाइपोग्लाइसीमिया क्यों हो जाते हैं, हम क्यों डरते हैं न्यूनल हाइपोग्लाइसीमिया से। इसलिए कि जो ग्लूकोज है ना वो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, लेकिन मैटरनल इंसुलिन जो है ना वो प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करती। तो जब ग्लूकोज क्रॉस होगा तो जो फीटस है ना वो अपनी इंसुलिन बनाता है, अपनी इंसुलिन बनाएगा तो आफ्टर डिलीवरी मैटरनल का तो ग्लूकोज का सोर्स खत्म हो गया ना, लेकिन फीटस अपनी इंसुलिन बना रहा है तो फौरन फीटल हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप हो जाएगा और ये काफी डेंजरस होता है। इससे हमें मैक्सिमम कोशिश करनी है कि हम फीटल हाइपोग्लाइसीमिया को अवॉइड करनी। अब अगर आपने देखा है कि लेबर और डिलीवरी इंट्रापार्टम पीरियड में ब्लड शुगर लेवल ग्रेटर देन 7 मिलीमोल पर लीटर है कंसेक्टिव 2 आवर्स, अगर आपके पास यही लेवल आ रहा है तो आपने आईवी इंसुलिन, पेशेंट मोस्टली एनपी होते हैं, आईवी इंसुलिन स्टार्ट करनी है आपने लेबर इंट्रापार्टम पीरियड में। आईवी इंसुलिन रेगुलर इंसुलिन है, आपने इसको 50 यूनिट इंसुलिन ले लें और 50 ml नॉर्मल स्टाइल ले लें। उसके साथ एक इसका सोल्यूशन बना लें और इन्फियन पंप के जरिए आपने ना पेशेंट को फिर इंसुलिन स्टार्ट करनी है आपने। और अगर गेट लेवल 7.8 से 9 के दरमियान है तो आप 0.5 मिलीमोल पर लीटर इंसुलिन की डोज रखेंगे। अगर 9 से 10.9 के दरमियान है तो आपने 0.7 मिलीमोल पर लीटर इंसुलिन की डोज रखनी है। और अगर ग्रेटर देन 11 है तो आपने फॉरन मेडिकल टीम को, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को, डायबिटोलॉजिस्ट को, जो भी आपके पास अवेलेबल है फिजिशियन, फॉरन उससे कंसल्ट करना है। ठीक, आपने ना एक चीज को बहुत ज्यादा वो मद्देनजर रखना है कि पेशेंट का बस आपने यूग्लाइसेमिक स्टेट रखनी है, आपने हाइपो और हाइपर दोनों को अवॉइड करना है आपने। और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच आपने हमेशा करनी है। अब पोस्टमार्टम पीरियड में जो मैनेजमेंट है ना पेशेंट की, आपने ब्रेस्ट फीडिंग इंकरेज करनी है। मोस्टली जो डायबिटिक पेशेंट है ना जिनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो जाती है वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाना शुरू करते हैं तो उनकी डायबिटीज का ना खुद ही लेवल कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। और जब जैसे ही प्लेसेंटा डिलीवर हो जाता है तो वैसे ही आपको पता है कि डायबिटीज के जो जीडीएम है वो वैसे ही उसके ब्लड शुगर लेवल जो है ना वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाते हैं। आपने पेशेंट को इंसुलिन भी नहीं देनी और ओरल हाइपोग्लाइसीमिक भी नहीं देनी। अगर पेशेंट को गेस्टेशनल डायबिटीज थी आपने ब्लड शुगर लेवल मॉनिटर करने हैं उसके, और आप फिर आपने उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करना है। आपने 6 वीक पे पोस्टमार्टम पीरियड में ना 75 ग्राम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जरूर करवाना है, क्योंकि आपने पेशेंट को गाइड करना है कि अगर आपको प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो गई है तो आपको टाइप 2 डायबिटीज डेवलप होने के चांस बहुत ज्यादा है। आपने अपना ख्याल रखना है, अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई रखना है, आपने अपनी बहुत ज्यादा केयर करनी है। तो 6 वीक पे आपने टेस्ट जरूर करवाना है ताकि आपको हम देख लें कि टाइप 2 डायबिटीज में तो कन्वर्ट नहीं हो रहा। अब आपने पेशेंट के कॉन्ट्रासेप्शन की काउंसलिंग करनी है। कॉन्ट्रासेप्शन के लिए पेशेंट डायबिटिक पेशेंट को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल हम जो है ना वो इतना प्रेफर नहीं करते, स्पेशली जब ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही होती है मदर्स और कोई वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन होगा, डायबिटिक कोई वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एडवाइज नहीं करते। प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स एडवाइस की जा सकती हैं और इंट्रायूटेराइन जो डिवाइसेस है ना वो प्रेफरेबली हम एडवाइस करते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्शन बहुत ज्यादा जरूरी है डायबिटिक मदर्स के लिए और इसको उनको प्रॉपर्ली गाइड करना चाहिए इस बारे में। की मैसेजेस इस प्रेजेंटेशन से हमें क्या मैसेज मिलता है? फर्स्ट मैसेज हमारा यही है कि हमने
गेस्टेशनल डायबिटीज को टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज से डिफ्रेंशिएट करना है। हमें पता होना चाहिए पेशेंट प्री डायबिटिक तो नहीं है, या उसे कोई टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज के अगर वो है तो हमें उस हिसाब से उसको अर्ली प्रेगनेंसी में कंट्रोल कर लेना है। और ग्लाइसीमिक कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार मैंने इस प्रेजेंटेशन में यही मैसेज दिया है कि आपने यूग्लाइसीमिक फेज को और आपने प्रमोट करना है, ना हाइपोग्लाइसीमिया हो ना हाइपरग्लाइसीमिया हो। अगर ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होंगे तो मैटरनल रिस्क फैक्टर्स और फीटल कॉम्प्लिकेशंस दोनों बहुत ज़्यादा कंट्रोल होंगी। हमारे पास एंटीरियल पीरियड में, लेबर एंड डिलीवरी में एंड पोस्टपार्टम पीरियड में मैंने आपको बताया कि ब्लड शुगर लेवल एक आइडियल लेवल है कि हमने इस लेवल से ऊपर ब्लड शुगर को नहीं जाने देना, हमने इस लेवल के अंदर अंदर ही ब्लड शुगर को रखना है ताकि हमारी कॉम्प्लिकेशंस कम हो। वन थिंग इज विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर पेशेंट को सिर्फ गेस्टेशनल डायबिटीज है ना तो उसको वो फिर हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया नहीं होगा, वो डाइट से और समटाइम ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट से और इंसुलिन से वो कंट्रोल होगा, ज्यादा हाइपोग्लाइसीमिया के चांस नहीं होंगे उससे। आपकी काउंसलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेशेंट की काउंसलिंग करनी है हाइपरग्लाइसीमिया के लिए भी और हाइपोग्लाइसीमिया के लिए। नाउ थैंक यू सो मच।